नमस्कार दोस्तों, मेरे पापा का चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मेरे पापा के चैनल को भी सब्सक्राइब नमस्कार दोस्तों, आखिर करेंगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहे दोस्तों। पिछली वीडियो डाला था उसमें 100 सब्सक्राइबर आया है। उन लोगों को, भाई लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नहीं कर रहे हैं उन लोगों को भी धन्यवाद, लेकिन आप लोग करिए। स्किप मत करिए दोस्तों, स्किप बिल्कुल मत करिए वीडियो को। आप पहले वीडियो देखें, उसके बाद ही स्किप कीजिए। इससे हिम्मत बढ़ता है दोस्तों। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो सब्सक्राइब किए हैं। आओ आके नए वीडियो में लेके चलते हैं दोस्तों हमारे स्टूडियो में। आज की कहानी है दोस्तों इजाबेला गुजनाम, टिकटॉक फेमस किलर को सुनाने वाला हूँ। वो एक ऐसी लड़की की है जिसे उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे ने आज की कहानी है दोस्तों इंटरनेट पर इजाबेला गुजनाम, मगर जब टिकटॉक लोगों को फेमस उसके किलर। खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपे वैश्य कातिल का पता चला तो लोग दंग रह गए। तो ये बात है साल 2020 की। हुआ ये कि नवंबर 2020 में अचानक से एक लड़की टिकटॉक पर वायरल होने लगी। हालांकि ये चीज भारत में नहीं हुई, क्योंकि भारत में जून 2020 में ही टिकटॉक को बैन कर दिया गया था। पर भारत के अलावा पूरी दुनिया में उस लड़की की वीडियो वायरल हो रही थी। उस वीडियो में एक लड़की कैदी के कपड़े पहने, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी लगाए कोर्ट रूम में दाखिल होती है और कैमरे को देखकर कभी हंसती है तो कभी अजीब अजीब सा फेस बनाती है। उसकी ये जो ओरिजिनल वीडियो थी वो करीब 7 साल पुरानी यानी साल 2013 की थी। पर नवंबर 2020 में लोगों ने उसकी इस वीडियो के साथ टिकटॉक पर डुएट बनाना शुरू कर दिया। उसकी वीडियो को एडिट करके बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर टिकटॉक पर डालने लगे और देखते ही देखते वो लड़की इंटरनेट पर छा गई। यहाँ तक कि लोगों ने सोशल मीडिया पर उसके नाम का फैन पेज तक बना डाला, और ये सब इसलिए क्योंकि वो लड़की दिखने में सुंदर और मासूम थी। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये लड़की है कौन और इसने ऐसा क्या क्राइम किया था। जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है इजाबेला गुजमैन, जो कि अपनी माँ युनमी होए और सौतेले पिता रियान होए के साथ अमेरिका में कोलोराडो के अरोरा शहर में 2624 साउथ लिमा स्ट्रीट में रहा करती थी। उसकी ये जो कोर्ट तक पहुंचने की कहानी है उसकी शुरुआत होती है मंगलवार 27 अगस्त 2013 को, और उस वक्त इजाबेला की जो उम्र थी वो सिर्फ 18 साल थी। और ये कहानी का वो पार्ट है जो कि अगर नहीं होता तो शायद इजाबेला कोर्ट तक नहीं पहुंचती और ना ही वो टिकटॉक पर वायरल होती और ना ही मैं आज आपको ये कहानी सुना रहा होता। तो हुआ ये कि मंगलवार 27 अगस्त 2013 की शाम इजाबेला की माँ युनमी होए अपने स्टूडियो से काम खत्म करके वापस अपने घर लौट रही थी। मगर जैसे ही उनकी कार उनके घर के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक लड़का उनकी खिड़की से कूदकर बाहर निकला और लोहे की जाली को पार करके भाग गया। जब उन्होंने उस लड़के को अपने घर की खिड़की से कूदकर भागते हुए देखा तब जाकर उन्हें उनके पड़ोसियों की बात याद आई। दरअसल उनके जो पड़ोसी थे वो इससे पहले भी कई बार युनमी होए को ये बात बता चुके थे कि जब भी वो घर पर नहीं होती है तो इजाबेला अक्सर अपने साथ अलग अलग लड़कों को अपने घर लेकर आती है, और वो लड़के जैसे ही घर में किसी के आने की आवाज सुनते थे तो वो खिड़की से कूदकर भाग जाया करते थे। मगर उस वक्त युनमी होए को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। पर जब 27 उन लड़कों के बारे में पूछने लगी, मगर इजाबेला ने उनकी किसी भी बात का जवाब सही से नहीं दिया। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर इजाबेला ने कोई भी बात समझने की बजाय उल्टा अपनी माँ के ऊपर ही जोर जोर से चिल्लाना और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वो गुस्से में अपनी माँ के मुंह पर ही थूक कर चली गई। इस बात से युनमी होए को बहुत धक्का लगा और इजाबेला के इस बर्ताव ने उन्हें इतना डरा दिया कि उन्हें अपने कमरे में अकेले सोने से भी डर लग रहा था। इसलिए वो उस पूरी रात अपने कमरे में अंदर से गेट लॉक करके अपने पति रियान होए के साथ ही रही, जबकि वो अक्सर अपने कमरे में अकेले ही सोया करती थी। तो इससे पहले कि मैं आपको अगले दिन की कहानी सुनाऊं, उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर ये कहानी यहाँ तक कैसे पहुंची। 9 जून 1995 को इसी अरोरा शहर में हुआ था, मगर उस वक्त वो अपने सगे पिता रॉबर्ट गुजमैन और अपनी माँ युनमी गुजमैन के साथ इसी शहर में कहीं और रहा करती थी। स्टूडियो रखते हैं क्योंकि वो दोनों ही अपनी बेटी इजाबेला से बहुत प्यार करते थे और इजाबेला भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी, खासकर अपने पिता रॉबर्ट गुजमैन से। तो पूरा परिवार राजी खुशी अपने दिन काट रहा था। मगर फिर साल 1999 आते आते चीजें बिगड़नी शुरू हो गई और दोनों पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी।
बात इतनी बड़ी कि दोनों ने एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला कर लिया और फिर साल 1999 में ही रॉबर्ट गुज़मैन और यूनमी गुज़मैन तलाक लेकर एक दूसरे से अलग हो गए और उस वक्त इजाबेला की जो उम्र थी वो महज 4 साल थी। खैर, तलाक के बाद इजाबेला की कस्टडी उसकी माँ को ही मिली, इसलिए अब इजाबेला अपनी माँ के साथ ही उसी शहर में कहीं और रहने लगी। इजाबेला जो थी वो बचपन से ही थोड़ी जिद्दी और गुस्सैल टाइप की थी, पर अपने माँ बाप के तलाक के बाद वो अब और ज्यादा जिद्दी और चिड़चिड़ी सी हो गई थी। मगर इजाबेला का ये गुस्सा नफरत में तब बदल गया जब तलाक के करीब 1 साल बाद यानी साल 2000 में उसकी माँ यूनमी ने एक दूसरे शख्स रियान होए के साथ शादी कर ली, जो कि अब इजाबेला का सौतेला पिता था। इजाबेला इस बात से बहुत गुस्सा थी कि अब उसके पिता की जगह किसी और ने ले ली, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी क्योंकि वो अपने सगे पिता रॉबर्ट गुज़मैन से बहुत प्यार करती थी। और यहीं से चीजें बद से बदतर होनी शुरू होती है, क्योंकि वक्त के साथ जैसे जैसे इजाबेला बड़ी हो रही थी उसका गुस्सा भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो अपनी माँ से महंगे महंगे कपड़ों धर्म भी छोड़ दिया। दरअसल इजाबेला, उसके माता पिता और सौतेले पिता ये सभी यहोवा विटनेस थे, जो कि ईसाई धर्म की ही एक वो पूरे आजाद ख्यालों वाली लड़की बन गई थी। ना तो वो अपने माँ बाप का कहना मानती, ना ही ढंग से स्कूल जाती, बस पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती। कई बार तो वो 3-3, 4-4 दिन तक घर और स्कूल से गायब रहती, और जब उसकी माँ उसे समझाती तो वो उनसे ही लड़ने लगती। अच्छा, वो स्कूल में भी एक एवरेज स्टूडेंट ही थी, बस वो किसी तरह पास हो जाया करती थी। मगर जब वो 12th क्लास में थी तो उसकी अटेंडेंस उस साल इतनी कम थी कि उसे हाई स्कूल के फाइनल एग्जाम से सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही स्कूल से निकाल दिया गया, और इस चीज से उसकी माँ को बहुत धक्का लगा, जिसके बाद भी उसे खूब समझाया गया पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर हद तो तब हो गई जब 27 अगस्त 2013 की शाम उसे समझाने पर उसने वो काम किया जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया था, और वो था अपनी ही माँ के मुंह पे थूकना, जिसके बाद यूनमी होए ने पूरी रात डर के साए में गुजारी। खैर, किसी तरह 27 अगस्त 2013 की वो रात बीत गई और अगला दिन आ गया। अगले दिन यानी बुधवार 28 अगस्त 2013 को सुबह सुबह जब यूनमी होए अपना मोबाइल चेक करती है तो देखती है कि इजाबेला ने पिछली रात उन्हें एक मेल किया था। पर जब वो उस मेल को ओपन करती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस मेल में सिर्फ 3 शब्द लिखे हुए थे, यू विल पे, जिसमें कि इजाबेला के कहने का मतलब था कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें भुगतना होगा। इस मेल को देखने के बाद अब यूनमी और भी डर जाती है। फिर वो ये मेल अपने पति रियान को भी दिखाती है, और अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। आखिरकार यूनमी होए पुलिस को बुलाने का फैसला करती है और 28 अगस्त 2013 की दोपहर में पुलिस को कॉल कर देती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस घर पहुंच जाती है। पुलिस के पहुंचने के बाद उन्हें सारा मामला और उस मेल के बारे में बताया जाता है जो कि इजाबेला ने भेजा था। पर क्योंकि ये एक घरेलू मामला था, इसलिए पुलिस पहले तो इजाबेला को समझाती है और फिर बाद में ये वार्निंग भी देती है कि अगर अब उसने दोबारा ऐसा बर्ताव किया तो उसकी माँ उसे घर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि अमेरिका के कानून के हिसाब से कोई भी माँ बाप 18 साल के बाद अपने बच्चों को घर से निकाल सकते हैं, और इजाबेला 2 महीने पहले ही जून 2013 में 18 साल की हुई थी। तो इजाबेला को वार्निंग देने के बाद पुलिस वहां से चली जाती है। उसके बाद इजाबेला भी अपने बेडरूम में चली जाती है और यूनमी होए अपने काम पर जाने के लिए टाउन सेंटर की तरफ निकल जाती है। पर यूनमी होए के मन में अभी भी एक डर सता रहा था, इसलिए जब वो अपने स्टूडियो पहुंची तो उन्होंने ये सारी बात अपने पहले पति यानी रॉबर्ट गुज़मैन को भी बताई। और क्योंकि वो अपनी बेटी इजाबेला से बहुत प्यार करते थे और इजाबेला भी उनसे उतना ही प्यार करती थी, इसलिए यूनमी होए रॉबर्ट से कहती है कि वो उसके घर जाकर इजाबेला से बात करे और उसे समझाए। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गया था कि यूनमी होए और रॉबर्ट गुज़मैन का तलाक तो हो गया था, पर वो अभी भी एक साथ बेला पोर्ट्रेट स्टूडियो में ही काम कर रहे थे। करीब 1 से 1.5 घंटे तक वो इजाबेला को इसी तरह समझाते रहे, और इस पूरी बातचीत के दौरान इजाबेला ने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोला, बस अपने पिता की हर बात चुपचाप सुन रही थी और अपना सर हाँ में हिला रही थी। जिस तरीके से इजाबेला बड़े ध्यान से अपने पिता की बात सुन रही थी, उसे देखकर रॉबर्ट को लगा कि शायद अब वो खुद को बदलने की कोशिश करेगी, पर सच्चाई तो ये थी कि इजाबेला अपने पिता की किसी भी बात पर ध्यान दे ही नहीं रही थी। बस वो हर बात को इस कान से सुन रही थी और उस कान से निकाल रही थी, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, जिसे कि वो शायद पहले ही प्लान कर चुकी थी। तो इजाबेला को समझाने के बाद उसके पिता शाम करीब 6:30 बजे के आसपास वहां से निकल जाते हैं, और इसके बाद इजाबेला भी वापस अपने बेडरूम में चली जाती है। इसके ठीक 3 घंटे बाद रात करीब 9:30 बजे के आसपास
युनमी होय भी अपना काम फिनिश करके वापस घर पहुंचती है और वो अपने साथ रेयान के लिए मैकडोनल्ड से रात का खाना भी लेकर आई थी। घर पहुंचने के बाद युनमी रेयान से पूछती है कि इजाबेला कहाँ है, तो वो कहता है कि उसे नहीं पता, पर हाँ, उसने करीब 1 घंटे पहले लगभग 8:30 बजे के आसपास इजाबेला को घर के किचन में देखा था। रेयान की बात सुनने के बाद युनमी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और इधर रेयान लिविंग रूम में बैठकर अपना डिनर करने लगता है, जो कि युनमी उसके लिए लाई थी। इसके थोड़ी देर बाद ही रात करीब 10 बजे से थोड़ा पहले ही रेयान को अचानक से ऊपर फर्स्ट फ्लोर से धम-धम की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन पर गिरा हो या दीवार से टकराया हो। और फिर कुछ सेकंड बाद ही युनमी चिल्लाकर उसका नाम पुकारती है। अपना नाम सुनते ही रेयान ऊपर उठकर बाथरूम की तरफ भागता है और वो जैसे ही ऊपर पहली मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और शावर के चलने की आवाज आ रही है। फिर वो बाथरूम के जब और करीब गया तो उसने बाथरूम के अंदर इजाबेला की एक झलक देखी, मगर उसने जैसे ही बाथरूम में घुसने के लिए दरवाजे को धक्का दिया, इजाबेला ने अंदर से पूरी जान लगाकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। इसके बाद अंदर से युनमी होय के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी और बाहर से रेयान बाथरूम का दरवाजा पीटने लगा, पर दरवाजा नहीं खुला। उसने पूरी जान लगा दी दरवाजे को खोलने के लिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अभी वो ये सोच ही रहा था कि दरवाजे को कैसे खोले कि तभी उसकी नजर नीचे पड़ी और उसने देखा कि बाथरूम के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा है और ये देखते ही उसकी हवा खराब हो गई। वो तुरंत भागकर नीचे गया, अपना फोन उठाया और 911 पर पुलिस को कॉल कर दिया। उस वक्त रात के करीब 10:05 हो रहे थे। कॉल पर रेयान ने पुलिस को बताया कि उसकी बीवी और सौतेली बेटी बाथरूम के अंदर बंद है और उसे लग रहा है कि उसकी बेटी उसकी बीवी के ऊपर जानलेवा हमला कर रही है, क्योंकि बाथरूम के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा है। इसके बाद रेयान पुलिस को पिछली रात और सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताने लगा और बताते बताते ऊपर पहुंच गया। तभी अचानक से रेयान ने एक जोर की आवाज सुनी, यहोवा मतलब कि भगवान। और ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि उसकी बीवी युनमी होय की थी और ये उसकी आखिरी आवाज थी। उसके बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। थोड़ी देर बाद ही बाथरूम का दरवाजा खुला और अंदर से इजाबेला एक पिंक कलर की स्पोर्ट्स ब्रा और टर्कोश कलर के शॉर्ट्स पहने हुए बाहर निकली। उसके पूरे कपड़े और उसका बदन खून में सना हुआ था और उसने अपने सीधे हाथ में एक चाकू ले रखा था जिसमें से अभी भी खून टपक रहा था। इजाबेला को इस हालत में देखकर रेयान सन्न रह गया और वो जहां खड़ा था वहां खड़ा का खड़ा रह गया। उसे लगा कि अब अगला नंबर उसी का है, लेकिन इजाबेला ने रेयान की तरफ देखा तक नहीं और न ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन था। वो सीधे रेयान के बगल से निकल गई और नीचे जाकर बैकयार्ड की तरफ चली गई। इसके बाद रेयान फौरन भागकर बाथरूम में गया, पर वो जैसे ही बाथरूम में पहुंचा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पूरे बाथरूम में खून ही खून बिखरा पड़ा था और उसकी बीवी युनमी होय बाथरूम के फर्श पर नंगी हालत में पड़ी थी। युनमी होय के गले पर एक बड़ा और गहरा कट का निशान था और उसके पूरे चेहरे और सीने पर चाकू घोंपने के अनगिनत निशान थे और उसके बगल में एक लकड़ी का बेसबॉल बैट भी पड़ा हुआ था। रेयान होय जो है वो अभी भी कॉल पे ही था और जब उसने पुलिस को अपनी बीवी के हालत के बारे में बताया तो पुलिस ने उसे अपनी वाइफ को सीपीआर देने को कहा। इसलिए रेयान युनमी होय को सीपीआर देने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि युनमी लगातार दोनों खुली आंखों से बस छत की तरफ देख रही थी, जिसे देखकर यह साफ लग रहा था कि युनमी होय की मौत हो चुकी है। खैर, रेयान के कॉल के 11 मिनट बाद रात लगभग 10:16 पर अरोरा पुलिस भी वहां पहुंच गई और इसके थोड़ी देर बाद ही मेडिकल टीम भी पहुंच चुकी थी। उसके बाद उन्होंने युनमी होय की जांच की और 28 अगस्त 2013 की रात 10:28 पर उसे मुर्दा घोषित कर दिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद अरोरा पुलिस इजाबेला को ढूंढना शुरू करती है, मगर वो पूरे घर में कहीं नहीं मिलती। फिर पुलिस घर के बैकयार्ड में देखती है, क्योंकि बाथरूम से निकलने के बाद इजाबेला उसी तरफ गई थी, मगर वहां से भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। अब पुलिस इजाबेला के फोन के सिग्नल के जरिए उसकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करती है, पर यहाँ भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि इजाबेला का फोन बंद आ रहा था। इसके बाद अरोरा पुलिस मीडिया के जरिए एक पब्लिक एडवाइजरी जारी करती है, क्योंकि वो आम लोगों के लिए भी खतरा हो सकती थी, प्लस उसके पास हथियार भी था, और पब्लिक से ये अपील करती है कि वो जहां भी जिसे भी दिखे वो तुरंत पुलिस को खबर करे। इसी बीच अगली सुबह यानी 29 अगस्त 2013 को युनमी होय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें पता चला कि युनमी होय के ऊपर 79 टाइम्स 79 बार चाकू से हमला किया गया था,
जिनमें से 31 बार उसके चेहरे पर और 48 बार उसके गले और सीने पर वार किया गया था। हालांकि बाद में कोर्ट की सुनवाई के दौरान पता चला कि युनमी होय के ऊपर 79 नहीं बल्कि 151 बार हमला किया गया था, जिनमें से 35 बार उसके चेहरे पर, 51 बार उसके गले पर और बाकी के 65 हमले जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर किए गए थे। इसके अलावा चाकू मारने से पहले उसे बेसबॉल से भी पीटा गया था। तो जब ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मीडिया में आई तो ये खबर देखते ही देखते पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बेटी ने अपनी ही मां का इतनी बुरी तरीके से कत्ल कर दिया था। इधर पुलिस भी इजाबेला को ढूंढने में लगी थी, पर उन्हें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। तभी अचानक से उसी सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास 911 पर एक गुमनाम कॉल आता है, जिसमें कि बताया जाता है कि 2851 साउथ पार्कर रोड के पार्किंग गैराज में एक कार के अंदर खून से सनी एक बॉडी पड़ी है। खबर मिलते ही अरोरा पुलिस तुरंत साउथ पार्कर रोड की तरफ निकलती है, मगर जब वो वहां के पार्किंग गैराज में पहुंची तो जिस कार के अंदर बॉडी पड़ी थी वो गायब हो चुकी थी। अब पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक डेड बॉडी कार के अंदर से गायब कहां हो गई, और वो भी दिन के उजाले में। लेकिन जब पुलिस ने उस कार की तलाशी ली तो पुलिस को उस कार से कुछ ऐसी चीजें मिली जो कि इजाबेला और युनमी होय के मर्डर से लिंक हो रही थी। इसलिए पुलिस ने सादी वर्दी में कुछ पुलिस वालों को उस पूरे एरिया में तैनात कर दिया। करीब 2 घंटे बीत गए मगर पुलिस को कुछ नहीं मिला, पर फिर तभी उन्हें पार्किंग गैराज से एक लड़की बाहर आती हुई दिखी, जिसने कि पिंक कलर की स्पोर्ट्स ब्रा और टर्कोइश कलर के शॉर्ट्स पहन रखे थे। पुलिस को लगा कि ये इजाबेला हो सकती है, पर फिर भी पुलिस कंफर्म करना चाहती थी, इसलिए उनमें से एक अंडरकवर ऑफिसर उस लड़की से बात करने के बहाने उसके करीब गया, और जब उसने उस लड़की को करीब से देखा तो उसे देखते ही यकीन हो गया कि वही इजाबेला गुज़मैन है। आपको कैसा लगा दोस्तों मेरा वीडियो? मेरा मकसद है आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचाना, और आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। भाई और बहनों से यही विनती है आपसे, क्योंकि कम से कम एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, धन्यवाद।